हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ये स्टडी केंद्र पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए होम साइंस का एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखते हैं, बस शुरू के ही कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद स्किप कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए। आप सभी सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए और जो भी प्रश्न आपको कन्फ्यूज़न क्रिएटिंग लगता है आप कमेंट करके पूछिएगा। और ध्यान दीजिएगा, आप सभी प्रश्नों को टेस्ट सीरीज समझकर सॉल्व करिए और देखिए आपको कितने प्रश्न इसमें से आ रहे थे और कितने नहीं। हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको कितने प्रश्न आ रहे थे। ओके, तो आइए आज के टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। रेसे पाचन में सहायक होते हैं, रेसे पोषण में सहायक होते हैं, रेशा कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं, या फिर ए तथा बी दोनों। तो ध्यान दीजिएगा, जो रेशे पाचन में सहायक होते हैं तो ये कथन गलत है, रेशे पोषण में सहायक होते हैं तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों दे रहा है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो रेशा होता है यह कब्ज दूर करने में सहायक होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत है विटामिन के, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन या फिर विटामिन डी। तो ध्यान दीजिएगा, जो हरे पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, बीटा कैरोटीन। कैरोटीन और किस में पाया जाता है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि क्लोराइड की अधिकता में से होने वाला रोग है एनीमिया, कुपोषण, लेथरिज्म या फिर फ्लूरोसिस। तो ध्यान दीजिएगा, जो फ्लूरोसिस है ऑप्शन नंबर डी, ये क्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। जो फ्लूरोसिस होता है यह रोग फ्लोराइड खनिज की अधिकता से होता है। और इस जो ये होता किस में है? तो ध्यान दीजिएगा, ये दांतों में होता है। दांतों का कलर, जो बच्चों के दांतों का रंग होता है वो स्थायी रूप से क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। देखिए एग्जाम में आपके कई बीमारी अक्सर क्या दे देगा, किसी न किसी बीमारी का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपको जिस भी बीमारी के बारे में आप जानते हैं तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है ये भी आप पढ़ लिया करिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अघुलनशील और संतृप्त आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है पाचन, आधारीय, चयापचय, आहारीय स्रोत या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही हो जाएगा। ये आधारीय चयापचय कहलाता है। इसे हम बेसिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसी के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, जो जटिल फूड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट टूट कर साधारण सिंपल फूड में बदल जाते हैं। ठीक है, बदल दिया जाता है इसी क्रिया के माध्यम से शरीर में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पायरिया रोग होता है फेफड़ों में, दांतों में, मसूड़ों में या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो पायरिया रोग होता है ये किस में होता है? तो ये मसूड़ों में होता है। इससे मसूड़े विशेष रूप से प्रभावित होती है और मसूड़ों में गंभीर सूजन आ जाता है, जो कि दांत के आसपास तक पहुंच जाता है। और ये रोग किसके कारण होता है? अक्सर ये भी पूछ लेता है, बैक्टीरिया, विषाणु या फिर वायरस। तो ध्यान दीजिएगा, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक रोग है। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पायरिया में रोग आता है तो ये दांत और मसूड़ों में कंफ्यूज रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो पायरिया होता है ये मसूड़ों में होता है। और दांतों में क्या होता है? केरीज रोग होता है। केरीज रोग जो होता है वो दांतों में होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारियां हैं फ्लोरिस और मोटापा, घोंगा तथा मोटापा, रतौंधी तथा मोटापा या फिर फ्लोरिस और कैरेटनीजी।
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है सही हो जाएगा। जो फ्लोरिस और मोटापा है यह पौष्टिकता की अधिकता बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारियां हैं। जो फ्लोरिसिस है ये फ्लोराइड की अधिकता से होता है तथा जो मोटापा है ये कार्बोहाइड्रेट तथा फैट की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, ये दोनों ही जो अधिकता है ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है और कई बीमारियों को क्या करती हैं, जन्म देती हैं हमारे शरीर में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? जूल, केल्विन, ये करते हैं गलत है, एम्पियर या वोल्ट। तो ध्यान दीजिएगा जो जूल है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यह सही है। यह ऊर्जा की माप की इकाई है, क्या है? जूल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है कि गतिशील संतुलन से तात्पर्य है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, कैल्शियम फास्फोरस अनुपात का, खनिज लवण संतुलन का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गतिशील संतुलन से तात्पर्य क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का होता है। ध्यान दीजिए जो प्रोटीन है यह ऊर्जा हमारे शरीर के लिए जरूरी है। प्रोटीन ऊर्जा जो होती है, प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत तथा मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ यह ऊर्जा द्वारा, प्रोटीन ऊर्जा के द्वारा हम किसी कार्य को कर सकते हैं। इसके बिना मनुष्य के शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ध्यान दीजिएगा कि बिना ऊर्जा के क्या हम कोई कार्य कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए इसके बिना हमारे शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है रोग की स्थिति, मोटापा, कुपोषण या मनुष्य की लंबाई तथा वजन की सही अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा जो बॉडी मास होता है इंडेक्स क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मनुष्य की लंबाई तथा वजन का सही अनुपात। जो बीएमआर होता है इसी को हम बीएमआर से भी प्रदर्शित करते हैं, बीएमआर बोलते हैं। तो द्वारा एक व्यक्ति को उसकी लंबाई के अनुसार कितना वजन होना चाहिए यह बताया जाता है या बताता है। ध्यान दीजिए अगर व्यक्ति कोई 5 फुट का है तो उसका वजन उसके ऊंचाई के आधार पे कितना होना चाहिए, ये सर्टेनिटी एक निश्चित होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे प्रॉब्लम है तो उसको ध्यान दिया जाता है इसके माध्यम से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणु जनित एक भोजन विषाक्तता है। तो क्या ये सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो साल्मोनेला भोजन विषाक्तता है यह एक जीवाणु जनित एक भोज्य विषाक्त है। तो क्या ये जीवाणु जनित ही है कि वायरस या फिर बैक्टीरिया? तो ध्यान दीजिएगा जो साल्मोनेला भोजन विषाक्तता है ये जीवाणु जनित है, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई बीमारी का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये बैक्टीरिया से, जीवाणु या वायरस किससे होता है, तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करिएगा और हमें अपने कमेंट भी जरूर से करिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ विकृतीकरण होता है किसके कारण? उच्च तापमान के द्वारा, निम्न तापमान द्वारा, भंडारण द्वारा या सूक्ष्म जीवों का पैदा होना। तो ध्यान दीजिए जो खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं उनमें स्मेल आने लगती है या फिर वो गल के सड़ कर अजीब हो जाते हैं, तो किस वजह से होते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों का उसमें सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं जो उस खाद्य पदार्थ का विखंडन करने लगते हैं, उनको सड़ाने लगते हैं, इस वजह से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मोल्ड से पर असर होता है, किस पर असर होता है? दाल, चावल, ब्रेड या अनार? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोल्ड से ब्रेड पर असर होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है सिट्रिक अम्ल और ऑलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल या लिनोलेनिक अम्ल या उपयुक्त में से सभी। तो जो आवश्यक अम्ल होते हैं वसा अम्लों में क्या शामिल होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा,
लिनोलिक अम्ल तथा लिनोलेनिक अम्ल, ये है जो ये आवश्यक वसा अम्लों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जिन अमीनो अम्ल का संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? गैर आवश्यक, आवश्यक, आंशिक या साधारण। तो ध्यान दीजिएगा, जिन अमीनो अम्ल का संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे अमीनो अम्ल जो होते हैं वे ऑप्शन बी हो जाएगा सही, आवश्यक कहलाते हैं। अमीनो अम्ल ध्यान दीजिएगा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गैर आवश्यक, इन्हें हमारा शरीर स्वयं बनाता है। जो गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं इन्हें हमारा शरीर स्वयं बनाता है। और जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है आवश्यक अमीनो अम्ल। तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल जो होता है यह बाहरी आहार के रूप में हम लेते हैं, बाह्य भोजन से हम प्राप्त करते हैं, ये हमारा शरीर नहीं बनाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्रोटीन, विटामिन, वसा या ग्लूकोज? क्या हो जाएगा मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, दूसरे भोज्य स्रोतों द्वारा दिए जाएं, शरीर द्वारा उत्पादित हो, शरीर में आवश्यक ना हो, शरीर द्वारा निष्कासित किए जाएं। तो ध्यान दीजिएगा, जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं। ये क्या होते हैं? शरीर द्वारा उत्पादित हो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ताप से पदार्थ कोएगुलेट हो जाते हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोज? तो जो ताप से पदार्थ कोएगुलेट कौन से पदार्थ हो जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटीन पदार्थों में जो कोएगुलेट का गुण होता है, जिसमें जमाव का गुण, जिसे हम क्या कहते हैं? जमाव का गुण भी कहते हैं। इसी कारण जो अंडे जो है उबालने पर ताप से जम जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन पदार्थ है इसमें कोएगुलेट यानी जमाव का गुण पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है, किस अवस्था में दिया जाता है? खांसी, बुखार, सिर दर्द या निर्जलीकरण? तो जो जीवन रक्षक घोल है ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, निर्जलीकरण के अवस्था में दिया जाता है। और इसको ये एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, ये पानी के संतुलन जो ये क्या करता है, ये पानी के संतुलन शरीर में बिगड़ने पर या कम होने पर दिया जाता है। और इसे हम क्या बोलते हैं? ORS घोल। ठीक है, ORS घोल जो है ये दिया जाता है। किस अवस्था में दिया जाता है? तो निर्जलीकरण अवस्था में ORS। नेक्स्ट ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि त्वचा रोग को सही करने के लिए कौन सा खनिज लवण का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम, लोहा, गंधक या सोडियम? त्वचा रोग को सही करने के लिए तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंधक। गंधक का उपयोग त्वचा रोग को सही करने के लिए किया जाता है। भूमिगत जल में गंधक पाया जाता है जिसका उपयोग त्वचा रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, गंधक कहाँ पाया जाता है? तो भूमिगत जलों में। और जो ये पहाड़ी इलाकों में जो झरने पाए जाते हैं, शुद्ध प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं झरने, उनमें भी गंधक की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो वो भी कई प्रकार के रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि दाल में कितने प्रकार के विषैले तत्व पाए जाते हैं? 3, 6, 9 या 12? तो ध्यान रखिएगा, जो दाल में ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 3 प्रकार के विषैले तत्व पाए जाते हैं। इसमें ट्रिप्सिन अवरोधक होता है, हिमेग्लू
लिटेमन भी पाया जाता है और साथ ही साथ गैस्ट्रोजेनिक तत्व पाए जाते हैं। ये तीनों तत्व जो होते हैं दाल में एक प्रकार का विषैला तत्व होता है जो हमारे शरीर को जो भी हम दाल के माध्यम से खाते हैं तो ये तीनों तत्व हमारे शरीर को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो आज का वीडियो हमारे द्वारा जो बनाया गया था आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हमारे मेहनत के लिए आप हमें रिवॉर्ड के रूप में कम से कम एक लाइक, सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर अधिक से अधिक तो कर ही सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी वीडियो बनाते रहें। तो थैंक यू एवरीवन, हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए।